आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत का सैंपल पेपर, जो कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली के द्वारा निर्मित किया गया है और मिड टर्म की परीक्षा 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो किस तरह से पेपर आएगा इसको आप देख लीजिए और यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का होगा। बिना पढ़ा हुआ कार्य आएगा 8 नंबर का, रचनात्मक कार्य 12 नंबर का आएगा, व्याकरण का कार्य 18 नंबर का आएगा और इसके बाद पढ़ा हुआ कार्य आपका जो है 22 नंबर का आएगा। सभी प्रश्न ज़रूरी हैं, अनिवार्य हैं, उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखते हैं, खंडानुसार क्रम से ही लिखने हैं। प्रश्न संख्या ज़रूर लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है बिना पढ़ा हुआ। एक पैराग्राफ आएगा जिसको आप इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं, गद्यांश यहाँ पर संस्कृत में कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। हम इस गद्यांश की हिंदी आपको समझा देते हैं। विद्यालयस्य विद्यालय के पूर्व भाग में एक पुस्तकालय अस्ति है। विद्यालय के पूर्व भाग में एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय में विविधः अनेक प्रकार के ग्रंथ सन्ति हैं। पुस्तकालय में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। ग्रंथ अस्मान हमको ज्ञान प्रयच्छन्ति देते हैं। ग्रंथ हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। छात्र अवकाश समय से छुट्टी के समय का सदुपयोग के लिए पुस्तकालय आगच्छन्ति, पुस्तकालय में आते हैं। छात्र छुट्टी के समय के सदुपयोग के लिए पुस्तकालय में आते हैं। पुस्तकालय विविधः पत्र पत्रिकाः सन्ति, पुस्तकालय में अनेक प्रकार के पत्र और पत्रिकाएं हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय के जो अध्यक्ष हैं अपि भी सहज सरलश्च और सरल है। पुस्तकालय के जो इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, वे भी सहज और सरल हैं। पुस्तकालय वातानुकूलितम अस्ति, पुस्तकालय जो है वातानुकूलित हैं, यानी कि एसी लगा हुआ है। पुस्तकालय में संसाधनों का अभाव है, अभाव यानी कि कमी। कुत्रापि कहीं भी न अवलोकित है, नहीं देखी गई। तो इस गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब किस तरह से एक पद वाला उत्तर देना है आपको, सिर्फ एक शब्द में, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 में से आपको 3 करने हैं, प्रश्न त्रयम, ठीक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 प्रश्न मिलेंगे। देखिए 4 में से 3 करने हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है विद्यालय के पूर्व भाग में क्या है। विद्यालय से पूर्व भागे, तो यहाँ पर 7वीं कक्षा के छात्रों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7वीं कक्षा के छात्रों को ऐसा पहली बार पेपरों में देखने को मिल रहा है कि बिना पढ़ा हुआ कोई गद्यांश उनके पेपर में आ रहा है। लेकिन हर एक पाठ्य प्रसंग का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसका हम आपको तरीका बताते हैं, आपको करना क्या है। यदि आपको संस्कृत के प्रश्न और गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, तब तो आप प्रश्न उत्तर उतना ही लिखें जितना पूछ रखा है। यदि आपको मान लीजिए प्रश्न समझ में नहीं आया कि प्रश्न में क्या है, तो भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका तरीका हम आपको बताते हैं। आपको करना क्या है, जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है उसके 2-3 शब्दों को इस गद्यांश की किसी भी लाइन में ढूंढ लो। भाई वो 2-3 शब्द आपको जहाँ पर मिलते हैं, मान लीजिए विद्यालय से पूर्व भागे, ये 2 शब्द हमने ले लिए, विद्यालय से पूर्व भागे, इन 2 शब्दों को ढूंढ लो। यहाँ रहा, ये मिल गए आपको। तो जिस लाइन में प्रश्न के 2-3 शब्द आपको मिल जाते हैं, उस पूरी लाइन को आप उत्तर बना के लिख दो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका उत्तर हम ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसने सिर्फ एक पद में मांगा है, एक पद में उत्तर, तो सही उत्तर इसका क्या बनेगा, पुस्तकालय। एक शब्द इसका क्या आएगा, पुस्तकालय, ठीक है, ये आएगा सही उत्तर। वो बाद की बात है, जब आपको प्रश्न समझ में नहीं आता तब की बात है, तब आप ये तरीका प्रयोग करें, आपका नुकसान नहीं होगा। यदि आप पूरी लाइन भी लिख देंगे तो ये नहीं सोचना कि भाई हमारे नंबर कट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, नहीं, फिर भी आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि आंसर वाला जो शब्द है पुस्तकालय, वो तो आपकी इस लाइन में आ ही जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत क्या है, वही वो शब्द आना चाहिए आंसर में, ठीक है। चलिए
ये तो आपको तरीका बता दिया। अब हम सीधा प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा है पुस्तकालय कीदृशम अस्ति, पुस्तकालय कैसा है? तो ये आ जाएगा वातानुकूलितम अस्ति, वातानुकूलित, ये शब्द इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरी लाइन लिखनी है तो पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। ग्रंथ आसमान किम प्रेषन्ति, ग्रंथ हमको क्या देते हैं? तो ज्ञानम, ये ज्ञान देते हैं, ये लिख रखा है इस लाइन में, है ना, कि ग्रंथ हमको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञानम जो शब्द है ये इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का। इसके बाद है पुस्तकालय विविधा के सन्ति, पुस्तकालय में अनेक प्रकार के क्या हैं? क्या है? अनेक प्रकार के पत्र पत्रिका है, ये शब्द इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना है। छात्रा किमर्थम पुस्तकालय आगच्छन्ति, छात्र किस लिए पुस्तकालय में आते हैं? बताइए किस लिए आते हैं? तो ये वाली पूरी लाइन लिख दो आप। छात्राः अवकाश समयस्य सदुपयोगाय पुस्तकालय आगच्छन्ति। ठीक है, ये लाइन इसका आंसर बन जाएगी। दूसरा है क्या सहज सरलश्च अस्ति, कौन सहज और सरल है? ये लाइन इसका आंसर आ जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष अपि सहज सरलश्च अस्ति, दूसरे का। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें कुछ भाषिक कार्य है, व्याकरण का काम है। अच्छा, इसमें क्या है? अब देखो, इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे, ऑप्शन वाले 3 प्रश्न। ठीक है, अब उनमें से आपको सही उत्तर छांटना है। उन्हीं में आपका उत्तर है। केवल 2 करने हैं। ठीक है, 3 मिलेंगे, 3 में से 2, यानी कि हर एक प्रश्न में आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, फालतू दिया गया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? जो पहले शब्द हैं सारे प्रश्नों के, उनके बारे में पूछ रखा है। और क्या पूछ रखा है? जो शब्द पदम से पहले मिले, ये पदम है, पदम से पहले जो मिल गया पर्याय, ये पर्याय पूछ रखा है। इसका अनेक का पर्याय पूछ रखा है। इसमें विपरीतार्थक पूछ रखा है। पदम से पहले, ये पहचान है भाई, पदम से पहले जो लिखा मिले समझ लो वही पूछ रखा है। विशेषण पदम, इसमें विशेषण पूछ रखा है। ठीक है, अब अनेक शब्द का पर्यायवाचक क्या है? विविधा। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा इसका। असहज का विपरीतार्थक क्या है? सहज। ग्रंथा का विशेषण पद क्या है? विविधा, अनेक प्रकार के ग्रंथ। ठीक है, ये उत्तर आ जाएंगे इनके। अब आ गया दूसरा, नहीं अभी एक प्रश्न और है। इस अनुच्छेद का शीर्षक लिखना है। शीर्षक होता है टाइटल, जिसके बारे में अनुच्छेद आपने पढ़ा है। जिसके बारे में अनुच्छेद आपने पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है? पुस्तकालय के बारे में। तो जिसके बारे में हमने अनुच्छेद पढ़ा है केवल वही शब्द लिखना है। ये पुस्तकालय इसका आ गया, टाइटल होता छोटा। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा। दूसरे प्रश्न में क्या मिलेगा आपको? चित्र मिलेगा। चित्र मिल गया। अब चित्र के साथ आपको कुछ शब्द दिए मिलेंगे नीचे, उन शब्दों को यूज करके आपको 4 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले आपने चित्र देख लिया, यहाँ नीचे देख लो एक वचन वाले शब्द कौन से हैं, बहुवचन वाले कौन से हैं, या चित्र से समझ लो। देखो, फूल है, ज़्यादा है, नदी है, एक है। ठीक है, पेड़ है, पेड़ एक है। ठीक है, सूर्योदय एक है। पक्षी हैं, ज़्यादा हैं। पहाड़ कितने हैं? ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा। अब कुछ शब्द आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अगर कोई एक चीज़ के लिए है लिखते हो ना, है एक, मतलब कोई एक चीज़ है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? अस्ति। ठीक है, अगर कोई 2 चीज़ हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे स्तः। क्या लिखेंगे? स्तः। अगर 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा कोई चीज़ आपको लिखनी है, उसके लिए हम है को कैसे लिखेंगे? है को संति लिखेंगे संस्कृत में। ठीक है, अच्छा, 2 शब्द ऐसे हैं जिसको आप हर एक वाक्य में लिख सकते हैं, वो है अस्मिन् चित्रे। अस्मिन् चित्रे, ये हर एक लाइन के शुरू में आप लिख दो 2 शब्द, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अस्मिन् चित्रे पहली लाइन में लिख दो, दूसरी में भी लिख दो, तीसरी में भी लिख दो, चौथी में भी लिख दो, क्योंकि 4 वाक्य लिखने हैं ना आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये शब्द छांट लेंगे। पर्वताः, एक शब्द ले लिया हमने, पर्वताः। पर्वत कितने हैं? ज़्यादा हैं। पर्वताः के साथ में फिर हम क्या लिखेंगे? सन्ति, क्योंकि ज़्यादा हैं। ये हमारा वाक्य बन गया, पर्वताः सन्ति। ठीक है, यहाँ से पहचान करनी है। खगाः, पक्षी, खगाः सन्ति। ये 2 शब्द जरूर लिख देना। हर एक शब्द के, हर एक वाक्य के शुरू में 2 शब्द जरूर लिखने हैं। ठीक है, अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति, पे पक्षी भी आपको ज़्यादा दिखाई दिए थे ना, ये हमारा वाक्य बन गया दूसरा। तीसरा पुष्पाणि, फूल, फूल भी ज़्यादा हैं तो पुष्पाणि सन्ति।
ठीक है, पुष्पाणि संति। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, एक के लिए अस्ति, दो के लिए अस्ता है, दो से ज़्यादा के लिए संति। अब वृक्ष, पेड़ एक है, तो वृक्ष के साथ में क्या लिखेंगे बताओ, अस्ति लिखेंगे, एक के लिए अस्ति। ठीक है, ये हमारे 4 वाक्य बन गए। ठीक है, अस्ति। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। अब ये जो चित्र वाला प्रश्न है, इसी के ऑप्शन में आपको एक टाइटल मिल जाएगा, एक शीर्षक मिल जाएगा, उस पर आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे इसने दे दिया मम परिचय, भाई मेरा परिचय, इस पे 5 वाक्य लिख दो। आपने अपनी किताब में मम परिचय याद किया है, तो उसमें से आप वो याद किया हुआ मम परिचय भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं। ये हमने आपके लिए 5 वाक्य लिख दिए हैं, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान में देख लें, इनको याद कर लें। सबसे पहले आप लिखेंगे मम नाम, इसके बाद आपका नाम यहाँ लिख देंगे, फिर लिख देंगे अस्ति। मेरा नाम है, जो भी आपका नाम है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे मम पितुः नाम, मेरे पिता का नाम, अपने पिता का नाम यहाँ लिख देंगे, फिर अस्ति लिख देंगे। ठीक है, मेरे पिता का नाम ये है। मम मातुः नाम, मेरी माता का नाम, फिर आप माता का नाम लिखेंगे, अस्ति लिख देंगे, मेरी माता का नाम ये है। मम भ्रातु नाम, मेरे भाई का नाम, फिर आप यहाँ लिख देंगे भाई का नाम, फिर अस्ति लिख देंगे। आपका ये वाक्य बन गया। फिर आप लिखेंगे अहम, कि मैं, अहम आइए। ठीक है, क्या है, अहम है ये जो हम साफ कर रहे हैं, है अहम। इसके बाद जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, नगरे निवसामि, मैं इस नगर में रहता हूँ, भाई दिल्ली नगर में रहता हूँ, या जो भी आप नगर हैं, जिस भी आप नगर में आप रहते हैं उस नगर का नाम लिख दें। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरे प्रश्न में पदों का मिलान करके वाक्य बनाने हैं। ये इस तरह से शब्द मिलेंगे, देखो इनका अर्थ क्या है। पहला हमने मिला दिया, बालकाः फलानि खादन्ति, बालक फल खाते हैं। ठीक है, ये मिला दिया, वाक्य बन गया। तो सीता गीतम गायति, सीता गीत गाती है, ये बन गया दूसरा। तीनों इनको लिखना है वाक्य बना के। और शौचिक है, वस्त्रम सीव्यति, दर्जी वस्त्र सिलता है। अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय में जाता हूँ, ये मिला देंगे हम। इस तरह से वाक्य आपको मिलाने हैं। ठीक है, जितने भी आपके पाठ हैं उनका अभ्यास का कार्य अच्छी तरह से याद करें, और पूरे पाठ के वर्ड मीनिंग आप ज़रूर याद करें। चौथे प्रश्न में आपको शब्दों की विभक्ति लिखनी है। जैसे हमने लिख दी, मतेह में प्रथमा, शिक्षाएं में चतुर्थी, मनोरमा में तृतीया, सर्वेशम में षष्ठी, वारिसु में सप्तमी। आपकी पुस्तक में जितने भी शब्द रूप हैं वो सारे अच्छी तरह से याद कर लें। पाठ पूरे होने के बाद शब्द रूप शुरू होते हैं लास्ट में, वो अच्छी तरह से उनकी पहचान रखें, उन्हीं तरह ये शब्द चलते हैं, इनकी आप विभक्ति लिखेंगे। अब 5वें में लिखा है, उपसर्ग आधारित शब्दों को जोड़कर और तोड़कर लिखना है। केवल 3 का लिखना है। ठीक है, 4 दे रखे हैं, तो इसमें क्या करना है, जो उपसर्ग जुड़े हुए शब्द हैं उपसर्ग के साथ उनको अलग कर देना है, और जो अलग हैं उनको जोड़ देना है। जैसे हमने जोड़ दिया, अपयश का अप उपसर्ग है, यश शब्द है। अनुभवसी को अनुभवसी जोड़ देंगे। आहार में आ अलग है, हार अलग है, आ उपसर्ग है। संतुष्ट में संतुष्ट है। ठीक है, जहाँ पर आदि मैं के बाद दूसरी साइड में तय हो तो मैं का न बन जाता है, जैसे यहाँ बना दिया संतुष्ट है, न। ठीक है, इस तरह से आप इनको करेंगे। छठे प्रश्न में आपको क्या करने हैं, अंक दिए मिलेंगे, उनकी संस्कृत में संख्या लिखनी है, गिनती जिसको कहते हैं। ठीक है, ये 4 की लिखनी है, 5 मिलेंगे आपको। यहाँ हमने निशान लगा दी। 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं पहला, 18 को अष्टादश कहते हैं, 22 को द्वाविंशति कहते हैं, 36 को षड्त्रिंशत् कहते हैं, और 45 को पंचचत्वारिंशत् कहते हैं। इस तरह से आप उनके सामने लिख देंगे, रिक्त स्थान में भर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। 7वें प्रश्न में आपको हिंदी के शब्द मिलेंगे, उनकी संस्कृत लिखनी है। ये वही छात्र कर पाएंगे जिन्होंने वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से किए होंगे। पूरे पाठ के वर्ड मीनिंग करें। ठीक है, पूरे पाठ के वर्ड मीनिंग करने चाहिए छात्रों को, तभी अच्छा तरीके से पाठ समझ में आता है। तो यहाँ पर नीचे लिखे हुए शब्दों के लिए मंजूषा में से छांटकर संस्कृत के शब्द लिखने हैं। कछुए को संस्कृत में कहते हैं कूर्म है, ये पहले में आएगा। निर्धन को कहते हैं विपन्न है। सरलता को कहते हैं ऋजुता। अकाल को कहते हैं दुर्भिक्ष, और राख को कहते हैं भस्म। ठीक है, ये आप इस तरह से रिक्त स्थान में लिख देंगे। अब 8वें प्रश्न में आपको क्या है, मंजूषा की सहायता से, इसको मंजूषा कहते हैं। ये जो नीचे डिब्बे में शब्द होते हैं ना कॉलम में, इसको मंजूषा कहते हैं। मंजूषा की सहायता से क्रियापदों को चुन करके वाक्य में लिखना है। अब आपको सभी पाठ ध्यान से पढ़ने चाहिए, एक ही पाठ में से सारे वाक्य आ गए। ठीक है,
जो हंसों के साथ, जो हंसों वाला पार्ट था, कछुए वाला पार्ट, उसमें से आ गए तो दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उड़ीयते, पहले में उड़ीयते आ जाएगा, दूसरे में अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तीसरा है एक है कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवस्ति समय, एक कछुआ भी वहाँ रहता था। चौथा है वयम गृहम नीत्वा कुर्मम भक्षिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो इस तरह से इन रिक्त स्थानों में आप नीचे से शब्दों को सेलेक्ट करके भर देंगे। अब जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में आपका पढ़े हुए पाठ का एक गद्यांश मिलेगा, पैरा मिलेगा, और इस पैराग्राफ को पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे आपने पहले प्रश्न के उत्तर दिए थे। ठीक है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं फटाफट। अथ इसके बाद एकदा एक बार धीवरा मछुआरे तत्र, वहाँ पर आगछन आए। इसके बाद एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते कथन, उन्होंने कहा, वयम हम स्वह कल मत्स्य कुर्मादीन, मछली कछुए इत्यादि को मारिश्याम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, यह सुनकर, कुर्मः वदत्, कछुए ने कहा, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा धीवराणाम मछुआरों की वार्ता बात श्रुता सुनी गई, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई है। अधुना अब, किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम, सुबह जो उचित होगा तत्कर्तव्यम, वैसा हम करेंगे। कूर्मः अवदत, कछुए ने कहा, मा एवं, ऐसा नहीं है, सुबह का इंतजार नहीं करना। तद, तो, यथा अहम, जैसे मैं, अन्यम, दूसरे, हृदम, तालाब में, गच्छामी, चला जाऊं, तथा गुरुतम, वैसा कीजिए। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत, कछुए ने कहा, अहम, मैं, युवाभ्याम, तुम दोनों के सह साथ, तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम का मतलब तुम दोनों के साथ, सह का मतलब भी साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो इसमें से प्रश्न है, केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, दो मिलेंगे, और एक शब्द में उत्तर देना है। लेकिन अगर एक शब्द में उत्तर ना दे पाओ तो पूरी लाइन लिख दो, लेकिन उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है। आपको प्रश्न का एक दो शब्द कम से कम ढूंढना है, भाई किस लाइन में है, इनमें से ढूंढो किस लाइन में प्रश्न के शब्द मिलेंगे। ठीक है, हमने ढूंढ लिया आगच्छन, आगच्छन मिला इस लाइन में, तो इस लाइन को पूरी उठा के उत्तर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सही अच्छी तरह से संस्कृत समझ में आ जाती है, पूरा पैराग्राफ सही समझ में आ जाता है, तो फिर आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर आप उतना ही लिखें जितना सही उत्तर है। ठीक है, तो सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे पर कौन आए थे, धीवरा है इसका आंसर आएगा, धीवरा का मतलब मछुआरे। ठीक है, दूसरा है कुर्मा केन मार्गेण, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था, आकाश मार्गेण इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक शब्द यहाँ ध्यान रखें, एक शब्द में उत्तर देना है, केवल एक प्रश्न का, यहाँ लिख भी रखा है एक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद है पूरे वाक्य में उत्तर देना है, दो प्रश्न आपको मिलेंगे, दो में से एक का। ठीक है, ये दे रखा है, धीवरा किम कथन, मछुआरों ने क्या कहा, तो ये वाली लाइन हम पूरी की पूरी लिख देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ गया हंसौ किम अवदताम, हंसों ने क्या कहा, तो हंसौ अवदताम, नहीं सॉरी, ये लिखेंगे, अरे ये वाली लाइन लिख देंगे, हंसो अवदताम। ठीक है, ये वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये लाइन आई है तो पहले वाली ही लाइन को लिखेंगे। ठीक है, हंसों ने क्या कहा, सिर्फ इसने इतना पूछा है, हंसों ने क्या कहा, तो हंसों ने दो बात कही थी, पहले कहा था सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे, ये वाली लाइन ज़्यादा ठीक रहेगी। ठीक है, दूसरी बार दोनों हंसों ने कहा था हम दोनों क्या करें। ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये भी उत्तर बन जाएगी, ये भी बन सकती है, आप इसमें से कोई सी भी लाइन उत्तर के रूप में आप लिख सकते हो, क्योंकि अब इसने पूछा इतना, भाई हंसों ने क्या कहा, इसने ये नहीं पूछा हंसों ने किस टाइम क्या कहा। ठीक है, तो हम सबसे पहली लाइन को ज़्यादा उचित मानते हैं, ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न, जैसे हमने आपको बताया था भाई, तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से मिलेगा। इसमें क्या है, आपको देखने क्या है, प्रश्न के शुरू वाले शब्द, अब उनके बारे में पूछा गया है, लेकिन पूछा क्या है, जो पदम से पहले लिखा गया है। प्रातः का विपरीतार्थक क्या होगा, पदम से पहले विपरीतार्थक था, तो प्रातः का रात बनेगा। हंसौ शब्द में कौन सी विभक्ति है, का विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, पहली भी है और दूसरी भी है, दोनों हैं, इसमें कोई सी आप लिख देना।
हृदम, हृदम शब्द का पर्यायवाची पदम, पदम से पहले पर्यायवाची है, बताओ हृदम का क्या बनेगा? तड़ाग है, तालाब। ठीक है, एक तालाब में रहते थे ना वो। यहाँ पर आ गया 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या है, जैसे आपने पैराग्राफ में से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वैसे ही आपको श्लोक में से भी लिखने हैं। ये श्लोक मिल गया आपको, इस श्लोक में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मित्रेण, मित्र के साथ कलहम कृत्वा, झगड़ा करके न नहीं कदापि कभी भी सुखी सुखी होता है जना व्यक्ति। मित्र के साथ क्लेश करके कभी व्यक्ति सुखी नहीं होता। इति ज्ञातवा, ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयत्न पूर्वक, तदैव वैसे ही, प्रियवर्जित छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? झगड़ा छोड़ देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसमें से आपको एक प्रश्न करना है, एक शब्द वाला, जैसे पहले ऊपर किया था। और यहाँ लिख भी रखा है, एक प्रश्न है, नंबर का ध्यान रखें, एक प्रश्न पूछ रखा है एक नंबर का। ठीक है, दो है, हर एक प्रश्न में आपको एक एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यदि आप सारे भी कर दोगे तो नुकसान नहीं होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है यहाँ, केन कलहम न करणीयम, किसके साथ क्लेश नहीं करना चाहिए, ये शब्द आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा है, क्या सुखी न भवति, कौन सुखी नहीं होता है? जन है, व्यक्ति, व्यक्ति सुखी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि झगड़ा करता है ना मित्र से, फिर वो सुखी नहीं हो सकता। इसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तर देता है, पूरे वाक्य के साथ उत्तर देना है। इसमें तो एक एक शब्द लिखने थे, अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है, इसमें भी केवल एक का। प्रयासेन किम कर्तव्यम, प्रयास के द्वारा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रयासेन किम परिवर्जित, क्या त्याग देना चाहिए? प्रयास के द्वारा किम की जगह पर हम सिर्फ कलहम लिख देंगे, एक शब्द और इसमें एडजस्ट कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम लगा देंगे, हमारा आंसर बन गया। ठीक है, प्रयत्न पूर्वक क्लेश त्याग देना चाहिए। कै कदापि सुखी न भवति, कौन कभी भी सुखी नहीं होता है, तो कै की जगह पर हम जना है लिख देंगे, व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है, व्यक्ति के बारे में इसमें बताया, लास्ट में पूर्ण विराम, ये हमारा आंसर बन गया। आपको प्रश्नवाचक शब्दों की पहचान होनी चाहिए, कौन से। ये जो कै वाले शब्द होते हैं ना, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, केन, कै, इसमें किम था, इसमें भी कै था। चलिए, इसके बाद तीसरा जो प्रश्न आता है, तीसरे प्रश्न में इसी तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें सुखी शब्द के बारे में पूछ रखा है, इसमें मित्र के बारे में, इसमें भी मित्र के बारे में पूछ रखा है। इसमें पदम से पहले विपरीतार्थक है, भाई सुखी का विपरीतार्थक लिखो, दुखी। मित्र में विभक्ति, मित्र में कौन सी विभक्ति है? मित्रेण में तृतीय विभक्ति है। तो मित्र इति पदस्य पर्यायवाची पदम, पदम से पहले, ये 99% पहचान है भाई, जो पदम से पहले लिखा है ना, समझ लो वही चीज़ है, लेकिन 99 है, 1% नहीं है, अब इसमें नहीं है, तो इसलिए समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें विभक्ति पूछी थी, इसमें विपरीतार्थक था, इसमें विभक्ति थी, इसमें पर्यायवाचक है। मित्र का पर्यायवाची क्या होगा बताओ? सुहृद बन जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न आता है। 11वें प्रश्न में क्या है, एक पाठ का आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, संवाद जिसको कहते हैं, संवाद कहते हैं बातचीत, किसी व्यक्तियों की बातचीत मिलेगी, और उसमें से भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि आधा कार्य तो आपके लिए करके दे दिया, आपको सिर्फ छांटने का तरीका सीखना है, प्रश्नों के उत्तर छांटने का तरीका। इसमें आपको याद किया हुआ कम लिखना है, बल्कि छांटने वाला ज़्यादा है। जिस बच्चे को ये तरीका समझ में आ गया वो मार नहीं खाएगा, इसलिए आप प्रश्नों का उत्तर छांटने का तरीका सीखें, और उसका तरीका हमने आपको बता दिया। भाई प्रश्न के 2-3 शब्द आप ढूंढ लो, जिस लाइन में वो मिले वो पूरी लाइन उठा के उत्तर में आप लिख दो। ठीक है, तो इसकी हिंदी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। भाई श्रीकंठ कथित, श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, अहम मैं भवताम सत्कारेण, आपके सत्कार से संतुष्ट होस्मि, खुश हूँ, मैं आपके सत्कार से खुश हूँ। केवलम इदमेव, केवल यह ही, मम दुखम, मेरा दुख है, यत की तब गृह, तुम्हारे घर पे, एको अपि एक भी भृत्य नास्ति, नौकर नहीं है, कि मेरा तो केवल इतना दुख है, तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार आया, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आप सबको, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ है, मम गृह, तो मेरे घर पर तो, बहवह कर्म कराह संति, बहुत से काम करने वाले हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्त, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र हे मित्र, मम अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्म कराह संति, 8 काम करने वाले हैं ये, जो द्वौ पादः, 2 पैर हैं, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं, द्वे नेत्रे, 2 आंखें हैं, द्वे श्रोत्रे, 2 कान हैं। भाई मेरे भी काम करने वाले 8 हैं, कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान। तो इसमें से उत्तर देना है एक शब्द का, एक शब्द में उत्तर देना है, और एक प्रश्न का देना है। कस्य गृह भृत्य नास्ति, किसके घर पर नौकर नहीं था? बताओ किसके घर पर नौकर नहीं था?
तब ये श्रीकंठ ने कहा था तव गृहे कोपि भृत्य नास्ति, किसको कहा था? कृष्णमूर्ति को। तो हम इसमें लिख दें कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति मूर्ति है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। कृष्णमूर्ति के घर पे एक भी नौकर नहीं था। कै सत्कारण संतुष्ट अस्ति, कौन सत्कार से संतुष्ट था? मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, श्रीकंठ ने कहा था। तो श्रीकंठ खुश हो गया था उनकी इज्जत से, कृष्णमूर्ति की इज्जत से, तो इसका ही आ जाएगा। इसके बाद कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं? कृष्णमूर्ति ने कहा था मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, ठीक है। तो कति की जगह जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, उसको आप पहचान लो भाई, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, ठीक है। कति मतलब कितने, तो कितने थे? अष्टौ, यहाँ अष्टौ लिख देंगे हम इसकी जगह पर। बाकी पूरी लाइन सेम टू सेम रखेंगे, क्योंकि पूरे वाक्य में लिखना है उत्तर, पूरे वाक्य में, और लास्ट में पूर्ण विराम। ये हमारा उत्तर बन गया। कृष्णमूर्ति के अष्टौ क्रम करासंति, 8 काम करने वाले हैं। कस्य गृहे बहवः क्रम करासंति, किसके घर पर बहुत से काम करने वाले हैं? वो कहता है मम गृहे तो बहवः, कौन कहता है? श्रीकंठ कहता है। तो हमको श्रीकंठ लिखना पड़ेगा यहाँ, कस्य की जगह क्या लिखना पड़ेगा? श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य लिख देंगे हम। श्रीकंठस्य गृहे बहवः क्रम करासंति, लास्ट में पूर्ण विराम। ये हमारा उत्तर बन गया। तो 2 प्रश्न तो आपको इस तरह से मिलेंगे, पहला एक पद वाला, दूसरा पूरे वाक्य वाला। हर बार पहले प्रश्न में देखो 4 प्रश्न आ गए इस तरह से, ठीक है। हम आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। देखो पहला प्रश्न इसी तरह से आया है, ठीक है। इसमें से आपको उत्तर छांटने आए हैं। पहले के बाद दूसरा आपका चित्र वाला आया है, तीसरा मिलान वाला आया है, चौथा रिक्त स्थान, 5वां रिक्त स्थान, 6ठा रिक्त स्थान, ये भी, और रिक्त स्थान भी ऐसे नीचे से छांट कर लिखने हैं आपको, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, ठीक है। अब 9वां आ गया, यानी कि 2 प्रश्न हो गए हमारे ऐसे छांटने वाले। अब ये 10वां श्लोक था, इसमें भी प्रश्नों के उत्तर छांटने थे 3, और 3 के बाद ये हमने जो अब पढ़ रहे हैं 11वां, यानी कि 4 प्रश्न तो ऐसे हो गए हमारे जिसमें हमको उत्तर छांटने हैं। आपको बस तरीका सीखना है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो आइए तीसरा प्रश्न है, संतुष्ट इस शब्द का विपरीतार्थक लिखना है। असंतुष्ट हो जाएगा। नेत्र इस शब्द का पर्यायवाची लिखना है, तो लोचने हो जाएगा। गृह शब्द में विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। तो इस तरह से आप ये करेंगे। अब 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में क्या है? रेखांकित शब्दों का आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। अब इसके लिए भैया थोड़ा आपको क्या करना होगा, अपने पाठ के अभ्यास कार्य भी करने होंगे, यानी कि जितने भी आपके पाठ हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, पूरे पूरे वर्ड मीनिंग याद करें उनके प्रत्येक पाठ के, और अभ्यास का कार्य बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करें। इनके प्रश्न बनाने हैं। इसमें करना क्या होता है, सिर्फ एक शब्द चेंज करना होता है जो अंडरलाइन वाला शब्द है, और उसकी जगह पर क्या करना होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो लिखना होता है। अब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है, तो मृत्यु की जगह हम क्या लिख देंगे? कै। ये हमारा प्रश्न बन गया। एक चीज़ और करेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? क्लेश करके, दूसरा है क्लेश करके आदमी दुखी होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखें? कै, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लेश करके कौन दुखी होता है? अब पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तीसरा, तो पितरम की जगह कम लिख देंगे। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। चौथा है रमा भाई मुंबई नगर में शारदा, रमा भाई ने मुंबई नगर में शारदा स्थान स्थापित किया, तो जहाँ पर जगह का नाम आ जाए ना, वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ पर। भाई रमा भाई ने कहाँ पर, कुत्र है ये, हाँ, इसके ऊपर कोई बिंदु नहीं है। रमा भाई ने कहाँ पर शारदा सदन को स्थापित किया, ठीक है। ये हमारे प्रश्न बन जाएंगे। और फिर से क्या आ गया? विलोम शब्दों को मिलाना है, मैचिंग करनी है, ठीक है। तो अधः का मतलब नीचे, अंतः का मतलब अंदर, दुर्बुद्धे का मतलब मूर्ख, उच्चय का मतलब ऊंचे, निश्चय का मतलब नीचे, सुबुद्धे का मतलब विद्वान या अच्छी बुद्धि वाला, ऊपरे का मतलब ऊपर, बही का मतलब बाहर। तो इनको हम मिला देंगे। अधः मतलब नीचे, तो नीचे का ऊपर हो जाएगा। अंतः, अंतः मतलब अंदर, बही मतलब बाहर। दुर्बुद्धि हो गया मूर्ख, सुबुद्धे हे सुबुद्धि, ये संबोधन है, हे दुर्बुद्धि हे सुबुद्धि, उच्चई का नीचई। तो इस तरह से हमारे 13 के 13 प्रश्न हो गए। 13 प्रश्न आपके आएंगे। बड़े आसान आसान प्रश्न हैं, सिर्फ आपको उत्तर लिखने का तरीका सीखना है। बिल्कुल भी
कठिन नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ सभी छात्रों को, आप सभी को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको आपके किसी भी पाठ में, किसी भी व्याकरण के टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो आपको करना क्या है, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यूट्यूब में जो नीचे सब्सक्रिप्शन लिखा आता है वहाँ पर आपका ये चैनल सेव हो जाएगा। सब आपने यूट्यूब के नीचे सब्सक्रिप्शन में जाकर तो हमारे इस चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा। वहाँ उस लोगो पर क्लिक करके व्यू चैनल आएगा, व्यू चैनल पर क्लिक करें। व्यू चैनल पर क्लिक करने के बाद प्ले लिस्ट आएगी। प्ले लिस्ट में आप अपनी किताब का नाम ढूंढें। आपकी किताब के नाम की जो प्ले लिस्ट होगी, आपकी किताब के सारे पाठ आपको मिलेंगे। और एक प्ले लिस्ट है संस्कृत व्याकरण के नाम से। उस संस्कृत व्याकरण की प्ले लिस्ट में आपको संस्कृत के सारे व्याकरण के टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, तो संस्कृत के अध्ययन के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।